आना था छात्र सम्मेलन में शामिल होने के लिए। पहले 11 जुलाई को छात्र सम्मेलन की तिथि तय की गई थी, बाद में इसे 15 जुलाई कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राहुल के कार्यक्रम को अब कैंसिल करना पड़ा है। कांग्रेस इसे बांकीपुर विधानसभा चुनाव का कारण बता रही है। पटना में आचार संहिता लगने की वजह से कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है। राहुल गांधी अब कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। कैंसिल का अंदर खाने की हकीकत हालांकि ये कही जा रही है कि कुछ और ही है। 10,000 छात्रों का डेटा तैयार करने का लक्ष्य कांग्रेस को दिया गया था। 10,000 छात्रों के नाम और फोन नंबर तैयार करने को कहा गया था। वैसे छात्र जो नीट के साथ अन्य परीक्षाओं से प्रभावित रहे, कांग्रेस ये तैयार ही नहीं कर पाई डेटा। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी क्या मिल रही है? राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के कैंसिल होने की असल वजह क्या है? देखिए, बड़ा कार्यक्रम था और राहुल गांधी ने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में कार्यक्रम तय किए थे और कोटा से जो यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, 11 जुलाई को पटना में कार्यक्रम पहले तय हुआ था। बाद के दिनों में बताया गया कि ये कार्यक्रम जो है वो 15 जुलाई को कर दिया गया। उसके कारण नहीं बताए गए और बताया गया कि यहाँ पे मुसल्लापुर हाट जो कोचिंग संस्थान का हब है वहाँ पे पैदल मार्च भी करेंगे। अब लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसकी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी है और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, खास करके छात्र को जो युवा है कन्हैया कुमार हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वैसे छात्र जो परीक्षा से पीड़ित रहे हैं, किसी भी परीक्षा से हो, नीट से हो, बीपीएससी से हो, एसएससी से हो, तमाम परीक्षाओं के वैसे 10,000 छात्रों के जो डाटा है, उनके नाम और फोन नंबर, वो राहुल गांधी की टीम को तैयार करके रखनी थी, उनको देनी थी। लेकिन कांग्रेस ने ये भी तैयार नहीं किया और हकीकत ये है कि बाद में यहाँ पे पता चले कि वो कार्यक्रम हो और अच्छी तरह से ना हो और उसमें फजीहत हो, इसे देखते हुए अभी तक माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि बांकीपुर की जो विधानसभा है उसमें आचार संहिता जो है उसके कारण इसे रद्द किया गया है। लेकिन अंदर की जो खबर है, अंदर की जो हकीकत है वो बड़ी है। और रवि एस नारायण, सीधा सवाल तो ये कि आचार संहिता कब से लागू हो जाएगी, ये कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता बखूबी जानते थे और अगर ये कारण था तो तिथि का निर्धारण उस हिसाब से होना चाहिए था। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि अगर 11 तारीख को पहले से तय किया गया था, उस समय यहाँ पे चुनाव की जो घोषणा है वो नहीं हुई थी, उस समय समझ में आता है कि वो आचार संहिता लग सकता है। लेकिन जब 11 से 15 किया गया, उस समय तक सबको पता है कि चुनाव जो है वो कब होने हैं, आचार संहिता कब लगनी है और उसके बाद उसका मतदान कब होना है। तो उसके बाद जब 15 किया गया तो इतना तय था कि ये कार्यक्रम पहले से उन्हें पता था। जब पता था तो फिर बावजूद 15 तारीख को रखा गया। अब चूंकि ये कहना कि यहाँ पे आचार संहिता लगने के कारण जो है वो नहीं हो पा रही है, ये सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि पहले से कांग्रेस को पता था कि कब से चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो लक्ष्य नहीं पूरा किया गया उस ये राहुल गांधी की जो यात्रा है सम्मेलन। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और आखिर में जो अमूमन हुआ करता है कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का निर्धारण और फिर बाद में राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हो पाते, उसके पीछे के कारण कई गिनाए जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जरूर उठाना पड़ता है। राहुल गांधी की पटना में होने वाली छात्र सम्मेलन, जिसका नाम छात्रों की गूंज रखा गया था, वो कैंसिल हो गया है। जी हां, और पटना में जिस तरीके से पूरे देश भर में नीट की परीक्षा रद्द हुई और छात्रों को लेकर के लगातार एक आंदोलन राहुल गांधी ने छेड़ा है। कोटा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और बताया गया कि पटना में ये कार्यक्रम होना है, उसे रद्द कर दिया गया है। जो जानकारियां मिल रही हैं, इसे रद्द करने का कारण वो और चौंकाने वाला है। आपको बताते हैं कि ये कार्यक्रम पहले 11 जुलाई को पटना में होना था, बाद में इस तारीख को बढ़ाया गया और बताया गया कि 15 जुलाई को ये कार्यक्रम पटना में होगा। लेकिन और साथ साथ जो है मुसल्लापुर, जो यहाँ पे कोचिंग संस्थानों का हब है, वहाँ पे वो पैदल यात्रा भी करेंगे। लेकिन अब जो है अचानक से ये खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, पटना की जो सम्मेलन है, छात्र सम्मेलन, उसे रद्द कर दिया गया है। ये है सदाकत आश्रम, जहाँ पे कांग्रेस का मुख्यालय और यहाँ पे
तमाम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अंदर की जो कहानी है जो निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो इस यात्रा को लीड करने वाली टीम है, राहुल गांधी की जो टीम है, उसके और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ असित तिवारी जी कांग्रेस से। पहले तो असित जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द हो गया ऐसी खबर आ रही है, क्या आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं? की कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। एक बात जरूर है कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता के दौरान बड़ी भीड़ को जुटाने पर रोक रहती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर विचार कर रही है। हम जानकार लोगों से राय ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस पर राय मांगी गई है। अंतिम फैसला भी हुआ नहीं है, मुझे लगता है कि आज शाम या कल तक कोई डिसीजन इस पर होगा, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ संशय की स्थिति है। अधिकारियों से मंत्रणा मांगी गई है, जैसा हमें जिस तरह का सुझाव मिलेगा हम आगे उस तरह से फैसला लेंगे। बिल्कुल असित जी, चूंकि ये सवाल इसलिए कि ठीक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान नहीं हो सकता, लेकिन जब बड़े नेता का कार्यक्रम तय किया जाता है तो इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होता है, तिथि का निर्धारण उस आधार पे होता है, तो क्या ये नहीं सोचा गया? नहीं, पहले चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम जब तय हुआ है उसके 3 या 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा हुई है, इसलिए उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग को करनी होती है और चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नियम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, असित जी तो सीधे कह रहे हैं कि हालांकि इस वक्त तक वो इसे ऑफिशियल नहीं बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई फैसला हो चुका है, चर्चा चल रही है, संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन क्या जो तर्क वो दे रहे हैं वो आपको लग रहा है कि हाँ इसी आधार पर ये कार्यक्रम रद्द हो सकता है? अब देखिए, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अगर ऐसी हल्की दलीलें देंगे तो मुझे लगता है इन बातों पर देश हंसेगा ही। चुनाव जो है और आचार संहिता, जब राजनीतिक पंडित इसका आकलन नहीं कर पाएंगे कि कब चुनाव होगा, कब तिथि घोषित हो जाएगी, क्या अंदाजा रहता है, तो हमको लगता है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी को अगर इस प्रकार का अंदाजा नहीं है तो राजनीतिक क्षेत्र में कितनी गंभीर है यह पार्टी, इससे स्पष्ट पता चलता है। भैया हर लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इतना के इतना बीच में चुनाव होगा, इतना के इतना बीच में, ठीक है तिथि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, ये कोई सावन के मानसून की तरह नहीं है कि 15 दिन लेट से भी आ सकता है और 15 दिन आगे भी आ सकता है। देखिए, सच्चाई यही है कि कांग्रेस की हालत बड़ी जर्जर हो गई है, खास करके जो क्षेत्रों में राज्य स्तर पे, बिहार में तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतना ज्यादा है कि समझिए कि टीम की ना घोषणा हो पाती है, ना एक दूसरे नेताओं का आपस में सामंजस्य है, और हमको लगता है कि केंद्र से भी जो केंद्रीय नेता हैं उन्होंने बिहार कांग्रेस में इतना अधिक गुट बना लिए हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ राजद की पिछलग्गू भी तो ठीक से नहीं बन पाई है। नहीं मनीष जी, इस कार्यक्रम के पीछे रद्द होने का जो अभी संभावना व्यक्त किया जा रहा है उसके पीछे का आधार दिया जा रहा है कि उन्होंने एक टास्क दिया हुआ था, राहुल गांधी की तरफ से एक टास्क दिया गया था कि आप नीट और संभावित परीक्षाओं से प्रभावित छात्रों की डेटा तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, वो करने में ये लोग नाकाम रहे। देखिए, का शीर्ष नेतृत्व और का नेतृत्व सब पूरी तरीके से विफल हो गया है। कहा कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ नेता बच गए हैं, कार्यकर्ता भी नहीं है। प्रवक्ता अपना गला फाड़ फाड़ के किसी प्रकार से पार्टी की इज्जत बचा रहे हैं, इससे ज्यादा और कहीं कुछ नहीं है। और बिहार में तो खास करके कांग्रेस ने अपनी पूरी जमीन, अभी आपने देखा नहीं, बाकी पूर्व चुनाव पर राजद ने विचार लेना भी कांग्रेस से नहीं समझा उचित कि एक बार बैठ के विचार भी कर ले। उस पर तो नाराजगी जाहिर की असित तिवारी जी ने। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन दर में तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उसे शहर से स्वीकार कर लिया। असित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक तैयार करने का टास्क दिया गया था डेटा, वो डेटा भी तैयार नहीं हो पाया, चलिए वजह कैंसिल अगर हो जाए तो कोई और भी निकल जाए, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है?
कोरी बकवास है। मैं इस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे ही खबर नहीं है कि ऐसा कोई टास्क दिया गया था। अब आप लोगों के पास ऐसी खबर कहां से आई मैं नहीं जानता। कोरी बकवास है, एकदम बकवास, कहीं कोई तथ्य नहीं है इसका कि ऐसा कोई टास्क। आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया था, आप लोगों ने खुद खबर दिखाई कि कितनी भीड़ वहां उमड़ी थी। एक रोजगार मेले में जब उतनी भीड़ उमड़ गई थी, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में टास्क किसने दिया था, किसको दिया था? कांग्रेस पार्टी को तो न कोई टास्क किसी ने दिया था, न किसी को मिला था। अब ये कहां से कौन सी बात आप कह रही हैं? ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए। चलिए, ये तो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे थे कि एक ऐसा टास्क था जिसे कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई और संभवतः यही वजह रही, लेकिन इस वजह को स्वीकारा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, असित जी आपका भी और मनीष पांडे जी आपका भी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है सीमा सुरक्षा को लेकर। ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक कल केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बैठक में बिहार डीजीपी के साथ सभी सीमावर्ती जिले के एसपी की मौजूदगी होगी। पटना से मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ सभी सीमावर्ती जिले के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होगी। बॉर्डर सुरक्षा के साथ घुसपैठ, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो कल शाम 6 बजे होने वाली है अमित शाह की अध्यक्षता में। बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो एमएचए यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वहाँ होनी है और इस बैठक में बिहार से डीजीपी जो है विनय कुमार और उनके साथ साथ जो सीमावर्ती जिले हैं बगास से लेकर के किशनगंज तक जो सीमावर्ती जिले आते हैं वहाँ के सभी एसपी जो हैं वो बैठक में मौजूद होंगे। पटना में जो है वो मुख्य सचिव के साथ साथ जो सीमावर्ती जिले के जो डीएम हैं वो वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और इस बैठक का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो बॉर्डर की सुरक्षा हो, उसके साथ साथ जो घुसपैठ का मुद्दा है, उसके अलावा जो मादक पदार्थों की जो अवैध तस्करी की जा रही है, उसके अलावा मानव तस्करी जो की जा रही है, उसके साथ साथ दूसरे जो मुद्दे हैं बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े हुए, उन मुद्दों को लेकर के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वो समीक्षा करेंगे। और जो उन्होंने बिहार सीमावर्ती जिलों में जब उन्होंने सीमांचल में जो दौरा किया था उस वक्त जो उन्होंने टास्क दिया था, होमवर्क दिया था, उसमें कितने हद तक जो है काम किए गए हैं उसकी भी समीक्षा। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार संजीदा है उसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और कल शाम 6 बजे ये बैठक जो है वो बिल्कुल। और अब सबकी निगाहें अमित कल शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां भोपतपुर थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट के एक बड़े तस्कर सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के जाली नोट, 13 लाख रुपए कैश, 38 सोने के बिस्किट, आर्म्स, बुलेट और ये गाड़ी की बरामदगी जो है की गई है। मोतिहारी पुलिस को जानकारी मिली थी कि भोपतपुर थाना इलाके में नकली नोट का एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा रैकेट यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरे देशों से नकली नोट की खेप को मंगाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। तकरीबन 5 थाने की पुलिस ने रात भर यहां पर रेड किया है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को इस पूरी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार भी किया है। तो मोतिहारी से एक बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। मैत्री ब्रिज के पास इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद श्याम हुसैन की गिरफ्तारी और बांग्लादेश के ढाका का ये निवासी बताया जाता है। भारत से नेपाल जाने के दौरान इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से ये भारत में रह रहा था। भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल के पास एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद श्याम हुसैन, जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अवैध रूप से भारत में रहने और रक्सौल से नेपाल भागने के क्रम में गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश का एक नागरिक अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रह रहा था और इसके पास भारत में रहने का कोई वैध कागजात भी मौजूद नहीं था। रक्सौल से वो नेपाल भागने की फिराक में था और तभी एसएसबी ने इस शख्स को धर दबोचा।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षकों के तबादले की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले छात्र शिक्षक अनुपात का मिलान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि TRE 4 के लिए 24 से लेकर 25 तक BPSC को अधियाचना भेज दी जाएगी। वहीं कोटा और सीकर समेत कई राज्यों के अध्ययन के बाद बिहार में भी नई कोचिंग नीति को जल्द लागू किया जाएगा। अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम TRE 4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है। विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों के तबादले की तैयारी तेज हो चुकी है। शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 10 जुलाई को रिक्तियों का सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जा रहा है और 11 जुलाई को DO और DPO को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। VC के जरिए सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाना है। स्कूलवार रिक्तियां सॉफ्टवेयर में फीड की जाएंगी। 15 जुलाई तक जिलों से रिक्तियों का सत्यापन होगा। हर स्कूल की खाली सीट का अंतिम निर्धारण जो है वो किया जाएगा। 16 से लेकर 20 जुलाई ये तिथि है जब आवेदन लिए जा सकेंगे और ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। पटना के PMCH में सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब हड़ताल से अस्पताल की सेवाएं इस वक्त प्रभावित नजर आती हैं। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उनका आरोप यह भी है कि गंभीर मरीजों की मौत के बाद डॉक्टरों को ही निशाना बनाया जाता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने तक हड़ताल जारी रखने की बात अब ये जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं। में जूनियर डॉक्टर का हड़ताल शुरू हो गया है और इससे PMCH की जो सेवाएं हैं वो साफ तौर पर ठप नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि तमाम PMCH के जो जूनियर डॉक्टर हैं इकट्ठा हो गए हैं और स्ट्राइक की जो तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। और यहाँ पर डॉक्टरों की यही मांग है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमेशा उनके साथ मारपीट होती रहती है और उसके कारण उन्हें परेशानी भी होती रहती है। मारपीट की तस्वीर नजर आ रही है आपके PMCH में और यही वजह है कि जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पे है। हर हॉस्पिटल का पेशेंट रेफरल से पेरिफेरल सेंटर से PMCH आ रहा है। हर निजी अस्पताल पेशेंट का इलाज करता है, वो क्रिटिकल अवस्था में पहुंच जाता है, पेशेंट को यहाँ भेज दिया जाता है। IGIMS एम्स में कह दिया जाता है कि बेड नहीं है, मरता मरता पेशेंट यहाँ आता है और यहाँ आके मरता है। उसके बाद स्वाभाविक है कि वो आक्रामक रहता है और डॉक्टरों पे हमला कर बैठता है। इसके अतिरिक्त पैरवी वाले पेशेंट्स हैं, जैसे सिस्टर के पेशेंट, किसी पदाधिकारी के पेशेंट, ये सब अपने आप को इस PMCH को अपनी जागीर मान चुके हैं। प्राथमिकता है मरीजों की सेवा, लेकिन जब हम लोग खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम कैसे उन्हें सही सुविधा दे पाएंगे। बाहरी लोग हमेशा मारपीट करते हैं कि जैसा जिस तरीके से कह रहे हैं कि नर्स के लोग थे वो लोग मारपीट करते हैं। उनके अटेंडेंट थे उनके साथ, तो उन्होंने स्थिति को सही से नहीं समझा होगा या जो भी हो, तो उन्होंने ICU में अंदर आके दुर्व्यवहार किया डॉक्टरों के। जूनियर डॉक्टर तो शुरू से ही टारगेट किए जा रहे हैं। जब भी कुछ सिस्टम की गलती होती है पूरा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर ही आता है, एस्केप कोड बना दिया जाता है। तो हमारी मांगे है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमें एक सम्मान दिया जाए, इसीलिए हम आज यहाँ पे हैं। क्या साफ तौर पे कहना है कि सम्मान की जरूरत है, वो सम्मान इन्हें नहीं मिल रहा। धरती के भगवान तो भले कहे जाते हैं, लेकिन अस्पताल में ही इनका सम्मान नहीं हो रहा। जिसका मन करता है वो आकर इनके साथ मारपीट करता है। सुरक्षा का अभाव है और तमाम जितने भी हॉस्पिटल है PMCH के अलावा वहां पर क्रिटिकल मरीजों को PMCH रेफर कर दिया जाता है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज होते हैं, यहाँ आकर उनकी जान चली जाती है और उसके बाद हंगामा होता है और उस समय सुरक्षा भी इन्हें मुहैया नहीं कराई जाती। यही वजह है कि अपनी तमाम मांगों को लेकर ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और PMCH का कामकाज ठप नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, News 18 पटना। तो वहीं पीड़ित जूनियर डॉक्टर ने कहा कि अधीक्षक के कैबिन में एक नर्स के अटेंडेंट ने उनके साथ मारपीट की। उनका यह भी कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ अक्सर अभद्रता और हिंसा की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक सुरक्षित माहौल में
वो काम जब तक नहीं कर पाएंगे यहां काम पर लौटना मुमकिन नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रही है फिर डॉक्टर। कल नहीं परसों हुआ था। परसों हुआ था। क्यों मारपीट हुई आपके साथ? क्योंकि वो उस सिस्टर के अटेंडेंट जो थे वो उनके हस्बैंड ही एडमिट थे। हम लोग ट्रीटमेंट किए और वो लोग कुछ भी तो बोले जा रही हैं कि रूम बंद करके ये किया गया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ वहाँ पे खुलवाया जाए और देखा जाए। उसके अलावा बोलती हैं कि कुछ भी आप दवाई दिलवा दिए, दवाई दिलवा दिए, वो इमरजेंसी प्रोसीजर में पेपर निकलवाया जाए, पेपर पे लिखा हुआ है एक एक चीज। अगर उसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है तो हम जो भी दोषी होगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ है। तो आईसीयू में हमेशा ही जो होता है पैरवी आते रहता है, पैरवी हमेशा आते रहता है, हमेशा प्रेशर बना। डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट बन गया ऐसा लग रहा है आप लोगों को? लग नहीं रहा है, रियलिटी है ये। तो आपने आपस में बातचीत की थी अपने सीनियर से या फिर किसी? सुपरिटेंडेंट को आके हम लोग बताए थे, सुपरिटेंडेंट रूम में आकर के धमकी दिया गया था। मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी बीडीओ की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी कथित प्रेमिका अन्नू कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अन्नू कुमारी सीतामढ़ी के सुरसंड की रहने वाली है। वर्तमान में वो बेगूसराय के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। टीम ने उसे सीतामढ़ी से हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जांच एजेंसियां उसके और आरोपी बीडीओ के बीच संबंध, कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्य और अन्य अहम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल में जुट गए हैं। अब कथित प्रेमिका अन्नू कुमारी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई नए राज खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। खबर पटना से, जहां अपहरण की घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। उन्होंने न्यू कर बिगहिया पूरी तरह से जाम कर दिया और अगवा बंटी की सकुशल बरामदगी को लेकर हंगामा किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसमें नेतागिरी करने से आपका बच्चा का जान जरूरी है, उसको आने दीजिए, आने दीजिए, घबराइए नहीं, यहाँ बैठने से नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पटना के मशहूर कोचिंग संचालक फैजन खान उर्फ खान सर के इस मामले में 10 जुलाई को ऑर्डर सुनाया जाएगा और दोनों पक्ष रोशन आनंद और खान सर के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला 10 तारीख तक सुरक्षित रख लिया गया है। 10 जुलाई 2026 को खान सर के बेल के मामले पर जज फैसला सुनाने वाले हैं। से बहस पूरा हो गया। खान सर का एप्लीकेशन भी था, उसके अलावा उनके 3 गार्ड्स थे जो जिनका एंटीसिपेटरी बेल था, उस पर भी बहस हो गई। 2 गार्ड ऑलरेडी अंदर थे, उन पर भी बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने हर बात को, हर चीज़ को क्वेरी करके अब इसको ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दिया है। 10 तारीख को ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गया। 10 तारीख को देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख दिया कोर्ट के सामने। अब माननीय न्यायाधीश की विवेचना की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी, हम लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते। फैजल खान उर्फ खान सर के मामले में आज सुनवाई हुई और आदेश को सुरक्षित रखा गया है। 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा। लगातार केस की सुनवाई हुई है। आज भी कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस हुई और फैसला 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। जिस तरह से ये मामला चल रहा है, लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा दलीलें दी गई। जहां तक के फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों का सत्यापन की बात थी, लाइसेंस की बात थी, उन तमाम बातों को पुलिस ने भी सबूत बनाकर रखा था और आज जोरदार बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 10 जुलाई को इस मामले में फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बांका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय के तिगड़ा से इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है। दूसरा आरोपी सचिन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमरपुर में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 4 घंटे के बाद जूनियर डॉक्टर जो हैं एक बार फिर से काम पर लौट चुके हैं। उन्हें आश्वासन और भरोसा सुरक्षा को लेकर दिया गया है, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 4 घंटे तक ये डॉक्टर कहीं ना कहीं काम का बहिष्कार करते हुए विरोध जाहिर कर रहे थे। अब ये डॉक्टर अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस काम पर लौट चुके हैं। तो जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के पीछे की वजह आपको बताते चले। जूनियर डॉक्टर बार बार इस बात का
आरोप लगा रहे थे कि उन्हें खुद अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं दी जाती है और असुरक्षा की भावना के साथ वो किसी की जान कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, एक बड़ी राहत मरीजों के लिहाज से, जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौटे। बिल्कुल, देखिए हड़ताल के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने पहल की और जूनियर डॉक्टरों की टीम यानी जेडीओ को वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के बाद लगभग सभी मांगों पर विचार कर लिया गया है, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर ली गई है और जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। बता दें आपको, सुरक्षा का डिमांड था कि जो ट्रेंड सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की जाए, साथ ही जो पीजी डॉक्टर हैं, खासकर जो सीनियर रेजिडेंट हैं, उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाए। इन सभी बिंदुओं पर बातचीत हुई है और सचिव कुमार रवि ने कहा है कि फाइलें जो है वित्त विभाग को पहुंच गई है, भेज दी गई है और वहां से स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर वार्ता चल रही है, यानी सभी बिंदुओं पर विचार चल रहा है। सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर मान गए हैं और ओपीडी सेवा बहाल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी